नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम टेस्ट आईडी नंबर 052 जो है अपना उसके मैथ पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना तीन इक्वेशन दे रखी है, लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तीन समीकरण है ना। एक तो दे रखी है आपको 8x प्लस 3y बराबर 24। दूसरी है 2x प्लस 8 इज इक्वल टू वाई। तीसरी जो है वो दे रखी है आपको एक्स एक्सेस है ना। कह रहा है इन तीनों लाइन के बीच में जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना आएगा। तो देखिए ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए पहले हमें कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये अपना निर्देशांक तंत्र या कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब इसमें हमें पहली इक्वेशन से चेक करते हैं। देखिए पहली इक्वेशन है अपनी 8x प्लस 3y इक्वल टू 24। अगर हम इसमें x की वैल्यू जीरो करें, यहाँ जीरो रखें, तो y इज इक्वल टू 8 आ रहा है। और अगर y की वैल्यू जीरो करें, यहाँ जीरो करें, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। तो ये दो पॉइंट मिल रहे हैं अपने को इस लाइन पे। तो 0,8 यहाँ पर होगा कहीं पे। ये मान लीजिए 0,8 पॉइंट है। और एक 3,0 होगा अपना, तो वो मान लो यहाँ कहीं है। ये 3,0 पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से होकर पास होगी जो लाइन होगी, वो इन दोनों पॉइंट से पास होगी, ठीक है। तो एक लाइन तो ये हो गई। दूसरी लाइन की बात करें तो दूसरी लाइन हमें दे रखी है 2x प्लस 8 इज इक्वल टू वाई। ये सेकेंड लाइन दे रखी है। अगर इसमें हम x को जीरो करें तो y 8 बच रहा है। और अगर y को जीरो करें तो x माइनस 4 बचे, ठीक है। x माइनस 4 आ जाएगा। तो एक पॉइंट तो हो गया 0,8, जो कि ये वाला ही हो गया, जो ऊपर लिखा हुआ पॉइंट है अपना यही हो गया 0,8। दूसरा पॉइंट जो होगा वो 0,-4, तो यहाँ मान लेते हैं ये 0,-4 है। क्या लिख दिया इसको हमने, -4, एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी। तो -4,0 ये वाला पॉइंट ही हो गया। तो मतलब जो दूसरी लाइन है वो इस तरह से पास होगी। और एक हमें लेना है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। तो ये जो आपको येलो कलर में जो ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है अभी, तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया बताना है कितना होगा। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार। तो देखिए ये वाला बेस होगा, ये कितना होगा, तो ये जीरो है यहाँ पे है ना, ये ओरिजिन है। तो इससे इधर ये लेंथ 3 यूनिट है और इस तरफ ये 4 यूनिट है ना। तो 3 और 4 मतलब 7 यूनिट हो गया, बेस 7 यूनिट हो गया। और ये जो हाइट है ये 8 यूनिट होगी, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 8 है ना। तो ये 8 यूनिट ये हो जाएगी, ये हाइट होगी 90 डिग्री पे। तो 1/2 बेस इंटू हाइट किया हमने, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 28 यूनिट स्क्वायर है ना। तो ये 28 स्क्वायर यूनिट्स आएगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो अपना करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड 19 है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये 114 है। तो हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 XYZ का अंडर रूट निकालना है, कितना होगा, या स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें पता है कि हमें पहले स्क्वायर करना पड़ेगा। नॉर्मली 99% ये होगा, क्योंकि हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड पता है और इनका प्रोडक्ट का सम भी पता है। लेकिन हमें स्क्वायर वाली टर्म नहीं पता है जो कि इसके फॉर्मूले में आती है ना। तो पहले हमें स्क्वायर निकालने के लिए इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ये 19 दे रखा है तो 19 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, और ये हो जाएगा 361।
ये वैल्यू हमें गिवन है ना, कितनी है, 114 दे रखा है। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 × 114 इज इक्वल टू 361। ठीक है, ये हमका 228 हो जाएगा, 228, इसको इधर ला के हम माइनस कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 361 -228। ठीक है, तो ये बचेगा आपका 3 और 3 और 1। तो ये 133 आ रहा है ना, तीनों के स्क्वायर का सम 133 आ रहा है। अब हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और -3xyz, ये बराबर होता है किसके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये इसके इक्वल रहेगा। ठीक है, तो अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर इसका अंडर रूट कर देंगे, है ना, जो भी वैल्यू आएगी। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमें गिवन था 19 है, ये की जगह 19 रख दिया। ये अभी हमने फाइंड आउट किया था 133 था, और इसमें से माइनस कॉमन लेके एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का सम 114 रख देंगे। ठीक है, 114, तो ये आपका बचता है 19 × 19। लेकिन हमें क्या करना है, देखो इसका अंडर रूट निकालना है ना, तो इसका अंडर रूट करेंगे तो इस तरफ भी अंडर रूट हो जाएगा सारी टर्म्स का। तो इसका अंडर रूट करना है, तो इसका अंडर रूट क्या रह जाएगा, 90। ठीक है, 19, ये इसका अंडर रूट होगा, तो अपना आंसर जो होगा वो 19 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपना, सबसे छोटी संख्या जिसके अंकों का योग बताना आपको, जिसे 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर क्रमशः 16, 52, 60 और 68 शेष बचते हैं। ठीक है, तो जब भी हमको अलग अलग रिमाइंडर पूछा जाता है और सबसे छोटा नंबर पूछा जाए, तो हमारा जो फॉर्मूला या जो टेक्निक है वो ये है कि भाई हम एलसीएम निकाल लें इन नंबर्स का। तो जैसे ही हम एलसीएम निकालेंगे हम उस नंबर तक पहुंच जाते हैं जो इनसे पूरा डिवाइड होगा, उस पहले नंबर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें पूरा डिवाइड नहीं करना है, हमें 4 रिमाइंडर बचाने। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चारों रिमाइंडर, पॉजिटिव रिमाइंडर तो अलग अलग है लेकिन इनका डिफरेंस सेम है। तो डिफरेंस का मतलब होता है नेगेटिव रिमाइंडर, है ना, नेगेटिव रिमाइंडर सेम आ रहा है। तो जब भी अलग अलग रिमाइंडर का क्वेश्चन आता है तो हम नेगेटिव रिमाइंडर को माइनस करते हैं हमेशा, है ना, या नेगेटिव रिमाइंडर ऐड करते हैं, वो माइनस अपने आप हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव होता है रिमाइंडर। तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो 20 का है, यहाँ भी 20 का है और यहाँ भी, दोनों जगह 20-20 का अंतर है, देखिए, है ना, दोनों का अंतर करेंगे 20। तो इसमें से 20 माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस है इनका वो माइनस कर देंगे। अब इनका हम एलसीएम ले सकते हैं, देखिए देखिए 36, 72 इनका एलसीएम लेंगे अगर हम, तो इसमें एक तो देखिए आप 8, 8 तो सब में ही कॉमन है तो 8 आ जाएगा, एक 9 है, ये बेहतर तो है ही इसमें, इसके अलावा एक यहाँ से 5 आ जाएगा और यहाँ से 11 आ जाएगा। ठीक है, और 8 नहीं होगा इसमें, 16 है ना, 16 आएगा। तो ये इनका एलसीएम होगा ना, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 80 हो गया, ये 99 हो गया। तो 80 × 99, और इसको और अगर हम कर ले तो ये 80 × 100 करते तो 8000 हो गया, लेकिन उसमें से 80 कम कर देंगे, यानी ये 7920। ठीक है, ये देखिए 16 इसमें होगा, 9 इसमें आएगा, 5 इसमें आ जाएगा और 11 इसमें। ठीक है, ये यहाँ से इनका एलसीएम, इसमें से 20 कम कर देंगे, 20 कम करेंगे, 20 कम किया हमने इसमें से तो यह आ जाएगा आपका 7900, 7900। ठीक है, तो 7900 का अगर हम सम करेंगे, डिजिट का सम करें, तो 9 और 7 हो गया 16, यानी 16 आएगा। ठीक है, 16।
तो 16 जो है वो उस सबसे छोटे नंबर के डिजिट का सम आएगा जो इन तीनों नंबर से पूरा डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा, अगर मान लो आप ये चाहें कि भाई हम तो शॉर्ट में कर लें, तो आप ऐसे कर सकते हैं इसमें कि यहाँ चूंकि 9 जो है ना, 9 से डिवाइड करने पर 36 का मतलब है 9 से भी डिवाइड हो जाएगा ना। तो 36 से अगर 16 बचा तो 9 से 7 बचेगा, है ना। तो ऐसा नंबर आप अज्यूम कर सकते हैं कि 9 से डिवाइड करें तो 7 बचना चाहिए ना। ठीक है, और 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो पूरा डिवाइड होगा, यहाँ 7 बचना चाहिए आगे, क्योंकि वहाँ 16 है तो इसमें 7 बचना चाहिए। तो 7 बचने वाला ऑप्शन आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे भी आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप पूरा करें तो भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना, आप पूरा सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, पीटर ने प्रतिवर्ष 10% साधारण ब्याज देने वाली योजना में एक निश्चित राशि का निवेश किया, जबकि रेचल ने प्रतिवर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज देने वाली योजना में इससे आधी राशि का निवेश किया। चलिए मान लेते हैं कि ये है पीटर और ये है रेचल। ठीक है, इसने मान लो कि एक्स रुपए इन्वेस्ट किए, तो रेचल ने इससे आधे इन्वेस्ट किया, यानी x/2 रुपीज इन्वेस्ट किया। ठीक है? इसने 10% रेट पे इन्वेस्ट किया और 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, 2 ईयर्स के लिए। इसने भी 10% पे इन्वेस्ट किया और इसने 3 ईयर्स के लिए किया, लेकिन इसका ऐसा ही है और इसका सी है। तो अगर हम डायरेक्ट कंबाइंड करें, देखिए अगर मैं कहूँ कि एक्स रुपए का कितना ब्याज बनेगा, तो एक्स रुपए का 10% से 2 साल का ब्याज, यानी एक्स का 10% से 2 ईयर का ब्याज होगा, तो ये एक्स का 20% आ जाएगा। 20% इसका इंटरेस्ट बनेगा, एक्स रुपए का 20%। ठीक है, और इसका अगर देखें तो ये जो है ना x/2 का बनेगा, लेकिन x/2 का कितना बनेगा, तो 10% से 3 ईयर का सीआई निकालना है ना। तो हम जो कंबाइंड वाला अपने को पता है, हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। जैसे 2 साल का करें कंबाइंड, तो 10+10 और +10 × 10/100 ये होता है। वैसे तो डायरेक्ट याद ही रखना होता है अपने को कि 10 की रेट से 2 साल का 21% आ रहा है। अब तीसरे साल का 10 लें और इन दोनों को कंबाइंड करें, तो 21 और 10 31 हो गया, और प्लस 2 पॉइंट इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 21 × 10 मतलब 210, तो ये 2.1 और आ गया। तो ये 33.1% ब्याज बन रहा है ना, 33.1%। तो यहाँ पे जो सीआई बनेगा वो x/2 का 33.1% बनेगा, 33.1% बनेगा, है ना। हमें इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है ना, कि इनका डिफरेंस जो है वो 897 रुपये का है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इन दोनों का अंतर निकालें, है ना। तो ये बना आपका 20x/100 का हटा दें तो 100 आ जाएगा, है ना। ये इतना बना, इसको हम लिख सकते हैं 33.1x/200, इसका भी परसेंट हटा दिया हमने 200, और इधर हो गया 897। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ से आप इन दोनों का डिफरेंस, ये देखो 2 से इधर एलसीएम ले तो ये 200 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 400। ठीक है, 40 हो गया, 40 - 33 मतलब 7, तो ये 6.9 आ गया, 6.9x, और बट्टे 200 बराबर 897। अब यहाँ ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 0 कर देते हैं, ये 23 × 3 होगा, ये 23 × 3 और 23 × 9 हो जाएगा, 3 से ये 13 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो होगी वो आपकी 26 आ जाएगी, 26,000। ठीक है, तो रेचल ने कितनी राशि लगाई, एक्स की वैल्यू 26,000 है, तो रेचल ने कितना इन्वेस्ट किया था, x/2, यानी इसका आधा कर देंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 13,000। 13,000 रुपये रेचल ने इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट, एक आदमी ने एसआई पर, है ना, सिंपल इंटरेस्ट पर कुछ रुपए उधार लिए, और 3 साल बाद उसने जो उधार लिया था उसका 4/3 वापस कर दिया ना। तो रेट कितनी होगी, तो उसने मान लो कि 3 रुपए उधार ले रखे थे
और उसने वापस कितना किया 3 साल में, तो 4 रुपये वापस किए। इसका मतलब ऐसा ही जो बना वो 1 रुपया बना, 1 रुपया ब्याज बना। और टाइम कितना है, तो 3 ईयर का दे रखा है, ठीक है। तो अब आप सिंपल ऐसा ही के फॉर्मूले से ही बता सकते हैं कि ऐसा ही इक्वल टू होता है PRT/100। तो एस आई की वैल्यू 1 हो गई, और पी की वैल्यू 3 हो गई, आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और टी कितना हो गया 3 हो गया, और ये 100 हो जाएगा। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आर आ जाएगा 100/9, यानी 11 से 1/9%, ये उसकी ब्याज दर होती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 55 का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एक निर्माता जो किसी वस्तु की कीमत 1800 रुपये अंकित करता है, उसे 15% की छूट पर बेचता है। इसके बाद में नकद भुगतान करने पर वो डीलर को भुगतान पर 8% की अतिरिक्त छूट देता है, ठीक है। डीलर निर्माता को कितनी राशि का भुगतान जो है वो करना पड़ेगा। देखो उसने बोला है कि अगर नकद यानी कैश पे किया जाए तो जितना उसको पहले पे करना था, यानी 15% का डिस्काउंट देने के बाद जो वो पे कर रहा था डीलर जो है, उसको उसी भुगतान में 8% और डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। तो जैसे मान लो कि 1800 है, तो 1800 पे पहले 15% का डिस्काउंट किया। अब यहाँ पे कोई प्राइस आई, फिर उस पर दोबारा से 8% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा, ऐसे बोला, ठीक है। तो अब बताना है कि उसको कितनी राशि देनी पड़ी, मतलब ये निकालना है। तो हमें 2 सक्सेसिव डिक्रीमेंट करने हैं ना, 2 बार सक्सेसिवली डिक्रीज करना है, ठीक है, जो प्राइस है उसको। तो वैसे तो अगर हम 2 सक्सेसिव डिक्रीमेंट लगाएं तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि जैसे 15% को अगर हम रेशो से करें तो 3/20 होगा, है ना। यानी 20 पे 3 का डिस्काउंट तो 17 हो जाएगा। और 8% को अगर लिखें तो ये 2/25 होगा, यानी 25 को अगर करें तो कितना हो जाना चाहिए, 23 हो जाना चाहिए। उनको मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 में, 1000 नहीं, 500, 500 रुपये को जो है वो 17 × 3 = 51, और 34×5 = 39। अगर 500 रुपये की वस्तु होती है तो 391 में बेचती, ठीक है। लेकिन वस्तु कितने की है, 1800। तो 500 को 1800 बना दी, 18/5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसको 18/5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और जैसे आप इसको 18.5 से गुणा करोगे, ये आएगा आपका 1407.6 आएगा लगभग। 1407.6 जो है वो लगभग कितने रुपए हो जाएगा आपका, तो ये 1408 रुपये के आसपास, ठीक है। 1408 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको 36 से गुणा कर लें, ठीक है। तो ये लगभग आपका 1400 के आसपास जाएगा, और 1408 रुपये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 13 गुना। देखो एक सम है, डिवीजन सम है एक, है ना। मतलब भाग का एक क्वेश्चन है, डिवाइड करना है। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पे कोई नंबर है, उसको यहाँ वाले नंबर से डिवाइड करना है। तो जो इसका जो डिवाइजर है, यानी ये वाला जो भाजक है, वो क्वोशिएंट का यानी भागफल का कितने गुना है, तो ये इसका 13 गुना है, ये बोला हुआ, ठीक है। और जबकि रिमाइंडर जो होगा उसका ये कितने गुना है, कितने टाइम से, तो ये 6 टाइम से। अब कह रहे हैं कि रिमाइंडर 39। तो अगर रिमाइंडर 39 है तो 39 × 6 ये होना चाहिए डिवाइजर यानी भाजक। तो इसको हम गुणा कर देंगे, है ना। तो ये आ जाएगा 234, 234। अब 234 को देखो, यहाँ वाले नंबर को 13 से गुणा किया तो 234 आया। तो 13 का भाग दे दें तो ये आ जाएगा, डिवाइड कर दो 13 से, है ना। तो ये 13 × 1 और 13 × 8, ठीक है। तो ये 18 था ना, 18 × 13 करेंगे तो 234 आएगा। अब यहाँ वाला नंबर क्या था वो हम निकाल सकते हैं, वो होगा 234 × 18 और प्लस 39, है ना, इतना ही होना चाहिए। तो 18 × 4 हो गया 72, 18 × 3 54 और 7 61, और 36 और 6 हो गया 42, और इसमें 39 जोड़ देंगे तो ये 4251 आ रहा है। लेकिन हमें कह रहा है कि
बताइए, हाँ यही पूछा है हमें, डिवाइजर कितना होगा 4251, यहाँ क्या नंबर आएगा, ठीक है, सॉरी डिविडेंड क्या होगा, है ना, मतलब आप कह सकते हैं कि जो भाज्य है वो कितना है, तो भाज्य होगा 4251, ठीक है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, एक टेस्ट में ए बी सी का एवरेज जो है वो 78 है। देखो अगर तीनों का एवरेज 78 है तो ए बी सी बट्टे 3 करेंगे तो 78 आना चाहिए। तो मैं 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, इसका मतलब तीनों का टोटल कितना आएगा, तो 24 और 21 और 2 23, 234 आ रहा है, ठीक है, तीनों का टोटल ए बी और सी का। ऐसे ही सी डी ई तीनों का टोटल कितना आएगा, तो सी डी ई का टोटल आना चाहिए 52 × 3, क्योंकि ये भी 3 लोग हैं, तो ये आ जाएगा 156, ठीक है। इसके बाद कह रहा है ई और एफ, ई और एफ का एवरेज जो है 48 है, तो एवरेज अगर 48 है एवरेज, तो हम टोटल निकाल सकते हैं 96 होना चाहिए दोनों का। ऐसे ही हमें कह रहा है ई और सी का जो एवरेज है वो 60 है, तो 60 × 2 यानी 120 होना चाहिए इन दोनों का टोटल। तो ये चार वैल्यू अपने को ऐसे दे रखी है, और हमें कह रहा है ए से लेके एफ तक सब 6 लोगों का एवरेज कितना होगा, तो ए से एफ तक का टोटल पता करना पड़ेगा, तब हम 6 लोगों का एवरेज निकाल सकते हैं। तो देखो इन तीन का हमें पता है ए बी सी, हम डी ई और एफ का और निकाल लें अगर, है ना, तो ई और एफ का भी हमें पता है कितना है 96, केवल डी का नहीं पता है। देखो ए बी सी का पता है, ई और एफ का पता है, बस डी का अकेले का नहीं पता है, तो हम इन दोनों का यूज करेंगे, देखिए है ना, यहाँ से हमें ई और सी का पता है और यहाँ से ई सी और डी तीनों का पता है, तो इन तीनों में से अगर ये हटा दें, इन दो को हटा दें, तो केवल डी आ जाएगा। इसका मतलब डी जो है उसका वैल्यू जो है कितनी होनी चाहिए, ये इसमें से ये माइनस कर देंगे तो डी आ जाएगा आपका कितना, 36, तो डी मिल गया है ना। अब देखो ए बी सी है, डी है और ई और एफ है, सबका हमें टोटल पता है, तो अगर हम सबका एवरेज निकालें ए बी सी डी ई और एफ, तो सबका टोटल करेंगे और उसको 6 से डिवाइड करेंगे, हमें ये एवरेज पूछा हुआ है। ए बी सी का टोटल 234 है, डी का हम निकाल ही चुके हैं, अकेले का 36 है, ई और एफ का 96 है, और इसको 6 से डिवाइड करके, ठीक है, तो 6 से इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 6 × 3 और 9 यानी 39, और ये हो गया आपका 12 यानी 51, सॉरी 39 और 6 45, 45 और 16, 45 और 16 मतलब 61, ठीक है 61, तो इसका आंसर जो होगा आपका वो डी ऑप्शन हो जाएगा, 61 हो जाएगा। नेक्स्ट, 2500 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में, गोलाकार लिखा है लेकिन वो वृत्ताकार है ना, सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर रेस है, उसमें एक पुरुष और महिला एक ही बिंदु से, है ना, जैसे मान लो यहाँ से दोनों दौड़ना शुरू करते हैं, मैन और वुमेन, इसकी स्पीड जो है वो 35 है किलोमीटर पर आवर है, और इसकी जो स्पीड है वो मैन की 37 है और इसकी 35, ठीक है वुमेन की, और ये अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो एक काम करते हैं इसको इधर दिखा देते हैं, वुमेन जो इधर दौड़ रही है 35 किलोमीटर पर आवर। तो दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वे पहली बार मिलेंगे, ये पूछा हुआ आपने से, है ना, तो देखिए पहली बार मिलने में क्या होता है कि आपको ये डिस्टेंस चेक करनी होती है, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है 2500, तो दोनों को मिलकर 2500 मीटर कवर करना है, ठीक है, क्योंकि इधर से दोनों दौड़ेंगे, मान लो यहाँ पर मिले दोनों, तो कुछ दूरी ये कवर करेगा कुछ ये करेगा, तो कुल मिला के 2500 कवर करना है, और दोनों दौड़ेंगे तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, है ना, तो 2500 मीटर कवर करना है और रिलेटिव स्पीड हो जाएगी इनकी 37 + 35, क्योंकि अपोजिट दौड़ रहे हैं, और ये किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर में है, तो इसको 5/18 कर लेंगे ताकि ये भी मीटर पर सेकेंड आ जाए, है ना, तो ये आ गया आपका 72, है ना, देखिए 2500 बट्टे ये 72 आ जाएगा, और ये 5/18 हो जाएगा, तो 18 से ये 4 आ जाएगा, ये 20 हो गया, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 125 सेकंड आ जाएंगे, ठीक है,
यानी ये दोनों जो है वो 125 सेकंड बाद मिलेंगे। 125 सेकंड मतलब हो गया 2 मिनट और 5 सेकंड बाद में दोनों पहली बार मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ओ केंद्र वाले एक सर्कल में, ओ सेंटर है एक सर्कल का और उसमें एक कोड दे रखी है आपको ए बी। ए बी एक जीवा है या कोड है, ये मान लीजिए ए बी कोड है। अब ए बी को सी तक इस तरह से बढ़ाया जाता है, इसको आगे बढ़ाया जाता है सी पॉइंट तक, और सी पॉइंट तक इस तरह से बढ़ाया जाता है कि जो बी सी है उसकी लेंथ, बी सी की लेंथ सर्कल की रेडियस के बराबर हो जाए, यानी ये लेंथ आर हो जाए, है ना, सर्कल की रेडियस के इक्वल आ जाए। फिर सी को ओ से जोड़ा जाता है, ओ सेंटर है इसका, सी को ओ से जोड़ा जाता है और वृत्त को डी पर मिलने तक इसको बढ़ाया जाता है ना। यहाँ से देखो, सी को ओ से जोड़ा जाता है, फिर आगे इसको सर्कल को डी पर मिलने तक ऐसे आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, यानी यहाँ डी पॉइंट है। ऐसे कह रहे हैं कि ए सी डी ये वाला एंगल जो है ये 32 डिग्री, 32 है। तो ए ओ डी बताइए, ए ओ डी मतलब ये वाला एंगल है ना, तो यहाँ से मिला दे, ये वाला एंगल कितना आएगा ये हमें पूछा। ठीक है, तो वैसे तो ये सीधा ही याद रखना चाहिए आपको कि अगर ये थीटा होता है तो ये इसका 3 गुना होता है ऐसे क्वेश्चन में, है ना, ये इसका 3 गुना होता है। लेकिन फिर भी हम इसको एक बार करके देख लेते हैं। ये आर होगी, देखो ये वाली साइड आर होगी, और अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ तो ये भी रेडियस ही होगी, यानी ये भी आर ही होगी, ये भी आर है। पहले इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, देखो इस वाले में ना ओ बी सी में, ओ बी सी में ये भी आर है ये भी आर है, रेडियस के बराबर है, दोनों सेम है। तो इसके अपोजिट अगर 32 है तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 32 होना चाहिए। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का ये बहिष कोण है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है इसका, इस वाले ट्रायंगल का, तो 32 और 32 ये 96 होना चाहिए, ये 96 होगा। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाए ओ ए बी में, ओ ए बी में ये भी आर है ये भी आर है, इस आर के अपोजिट 96 है तो इसके अपोजिट भी 96 होगा। ठीक है, और अगर हम ये वाला एंगल निकालने जाए, ये वाला, ठीक है, तो ये जो एंगल है ये इस बड़े का, देखो ये बड़ा जो ट्रायंगल है ओ ए सी दिख रहा है, इस ए ओ ए ओ सी का ये एक्सटीरियर एंगल है, मतलब ये बहिष्कोण है इसका, है ना। तो इसका 32 और 96 के बराबर होना चाहिए। तो 32 और 96 का सम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 32 और 96। एक मिनट, ये हमने 32 किया, ये 64 आएगा, गलत लिख लिया ये, 96 नहीं आएगा, ये 64 आएगा। ठीक है, 64 और 64 प्लस 32 ये करेंगे तो ये 96 आएगा। तो आप ये 96 इसका आंसर कर सकते हैं, यानी इस एंगल का 3 गुना आता है ये वाला, है ना। ये डायरेक्ट याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में ये क्वेश्चन, कभी ये एंगल देख के ये पूछ लेते हैं, कभी ये वाला देख के ये पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जब भी ऐसी कंडीशन हो कि ये वाली लेंथ इसकी रेडियस के इक्वल हो, ठीक है, तो ये एंगल जितना होगा ये उसका 3 गुना होता है, ऑलवेज याद रखेंगे, 3 टाइम्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक खुदरा विक्रेता 44 पेन के अंकित मूल्य पर 50 पेन खरीदता है, मतलब 50 पेन उसने 44 के अंकित मूल्य में खरीद लिए। तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूँ कि 44 पेन का जो सीपी होगा वो बराबर है 44 पेन का एमपी, मार्क प्राइस, है ना। 44 पेन का मार्क प्राइस बराबर है 50 पेन के कॉस्ट प्राइस के, मतलब क्रय मूल्य के, क्योंकि 44 के मार्क प्राइस पर उसने 50 कॉस्ट प्राइस वाले 50 की कॉस्ट प्राइस में खरीद लिए होते हैं, है ना। तो यहाँ से एमपी और सीपी का जो रेशियो है वो बनता आपका 50 से 44। ठीक है, ये उसका एमपी और सीपी का जो है वो रेशियो बना। अब कह रहा है पेनों को अगर एमपी पर यानी अंकित मूल्य पर 1% के डिस्काउंट पे बेचता है तो उसका प्रॉफिट कितना होगा। देखिए, अगर मैं इसको 100 कर लूँ थोड़ा सा इजी रखने के लिए ना, और इसको 88 कर लेता हूँ, है ना, मान लो कि एमपी जो है वो 100 है और ये 88 है,
तो उसने क्या किया, 100 रुपये एमपी वाली वस्तु को 1% डिस्काउंट पे बेचा। इसका मतलब उसने 99 में बेचा, जबकि उसने खरीदा कितने में है, तो खरीदा उसने 88 में। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो उसको 11 रुपये का प्रॉफिट हो गया, कितने पे, 88 पे। और इसको अगर हम परसेंट में चेंज कर दें तो ये 12.5 आ जाएगा ना, 12.5%। तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बाकी आप 50 और 44 लेके भी कर सकते हैं, 25-22 लेके भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 100 इसलिए लिया ताकि परसेंट निकालना ईजी हो जाए, है ना। तो 100 का 1% 1 ही होगा, तो वो थोड़ा इजीली निकल जाएगा। ठीक है, 50 का लेंगे तो 0.5 आएगा, 1% है ना। नेक्स्ट, ए और बी एक साथ चलने पर एक टंकी को 6 मिनट में भर सकते हैं। बी को इससे भरने में ए से 5 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो ए और बी को उस टंकी को अलग अलग भरने में कितना समय लगा। देखिए, इसको ऑप्शन से करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, देखो, ए को बी को ए से 5 मिनट ज़्यादा लगते हैं और हमें ए और बी के टाइम दे रखे हैं। तो चूंकि बी को ए से ज़्यादा लगता है तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो कम लग रहा है 5 मिनट। इसमें ठीक है, ज़्यादा लग रहा है, इसमें भी कम लग रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन बचते हैं अपने पास, है ना, 15 और 20। अब दोनों ऑप्शन से चेक कर लो, देखो, अगर हम 15 और 20 लेके चले ए और बी का टाइम, तो टैंक हो गया कितना, 60 लीटर। तो ये 4 और ये 3, टोटल एफिशिएंसी 7। और 60 को अगर दोनों मिलकर भरें तो 60/7 का टाइम लगेगा, जो कि 6 मिनट तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। अगर हम 10 और 15 लेके चलें दोनों का टाइम, तो टोटल मान लो 30 लीटर का टैंक है, तो 3 और 2, टोटल एफिशिएंसी 5 हो गई। तो 5 की एफिशिएंसी से 30 में अगर डिवाइड करें तो इसका मतलब 6 मिनट लग रहा है। ये करेक्ट है, इसका मतलब ये सही हो गया। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन से सीधा चेक करते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप डायरेक्ट बता सकते हैं क्या आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, एच और ओ दो प्लेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस डी है। ठीक है, जैसे मान लो ये एच है और ये ओ है, दोनों के बीच डी डिस्टेंस। एच से ओ तक जाने में एक आदमी जो उसकी जो निर्धारित स्पीड है वो एस है, एक सर्टेन स्पीड से वो जाता है, वो एस। अब कह रहे हैं कि वो एस की बजाय अगर 60 की स्पीड से जाए तो उससे 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो एक बार तो वो 60 की स्पीड से जाता है ना, स्पीड लिख रहे हैं दोनों, यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल है दोनों बार, है ना, डिस्टेंस इक्वल है दोनों केस में, तो हम स्पीड का रेशियो लिख रहे हैं। एक बार 60 से जाता है, दूसरी बार वो 75 से जाता है। ठीक है, इसका मतलब स्पीड का रेशियो हो गया आपका 4 से 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड का जो रेशियो होता है टाइम का रेशियो उससे उल्टा होगा, यानी 5 to 4 होगा। दोनों बार के उसका टाइम का डिफरेंस आ रहा है 1। 60 और 75 दोनों स्पीड से जब वो जा रहा है तो उसका टाइम डिफरेंस जो है वो 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 यूनिट आ रहा है। जबकि ये कह रहे हैं कि वो पहले बार सामान्य से 20 मिनट ज़्यादा लगाता है और अगली बार सामान्य से 44 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब मान लो कि ये सामान्य समय है, तो एक बार में तो उसको 20 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं और एक बार में उसको 44 मिनट कम लग रहे हैं। तो दोनों बार के जो टाइम है उसमें कितने का गैप आ गया, तो दोनों को ऐड करके देखें तो 64 मिनट का गैप आ गया। यानी ये वन जो है ना, इसकी वैल्यू 64 मिनट होनी चाहिए। तो मैं उसका जो 60 की स्पीड वाला टाइम है वो पता कर लेता हूँ ना। तो 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 30 और 2 32, यानी जब वो 60 की स्पीड से जाता है तो उसको 320 मिनट लगते हैं। तो अब मैं यहाँ से दो चीज़ें पता करता हूँ। पहले तो ये डी कितना है, तो दूरी होनी चाहिए, देखो 60 की स्पीड से इतना टाइम लगा तो डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम। तो 60 इंटू 320/60, ये मिनट में है तो इसको मैंने आवर में लिख दिया ना, और ये 60 कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब डी कितना है, तो 320 किलोमीटर है। ठीक है, 320 किलोमीटर है। अब मुझे ये स्पीड भी पता करनी, ये स्पीड तब है जब वो ना तो लेट होता है ना जल्दी पहुंचता है, दोनों ही केस में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे देखो, अगर वो 320 मिनट में गया था तब वो 20 मिनट ज्यादा टाइम ले रहा था। इसका मतलब करेक्ट टाइम जो है, सही टाइम जो है पहुंचने का, वो 20 मिनट पहले पहुंचना था उसको, है ना। तो करेक्ट टाइम होता है कितना, 300। ठीक है,
और अगर वो 300 मिनट में कितने किलोमीटर जाना चाहता है, 320। देखो करेक्ट टाइम इससे 20 मिनट कम होता है, यानी 300 मिनट होता है। 300 मिनट होते हैं कितने, तो ये होते हैं आपके 5 घंटे, है ना, 5 घंटे। इसका मतलब वो जनरली 5 घंटे में कवर कर सकता है इसको। तो 5 घंटे में 320 जाना है, तो उसकी जो जनरल या नॉर्मल स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपकी 64 किलोमीटर पर आवर। ये एस की वैल्यू। और हमें कह रहा है कि एस और डी दोनों का जो वैल्यू है उनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसका सम कितना है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो इनका सम आ जाएगा 384, 384 किलोमीटर। ठीक है, सॉरी 384। ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वैसे नहीं है, यूनिट के साथ नहीं। ठीक है, इसके बाद में एक मिनट देख लेते हैं। हाँ 63 तक हो गए हम। अब 64 चलते हैं। देखो कुछ संकट के कारण, दे रखा है कि कुछ क्राइसिस के कारण स्टेट ए में कुछ लोग जो है ए से बी में चले गए, और इस तरह से जो बी की जनसंख्या है उसमें 19.96% की वृद्धि हो गई। ठीक है, लगभग 20% की वृद्धि हो गई, ऐसे कह सकते हैं। तो मान लो कि ये ए है, ये बी है। अब बी की जनसंख्या पहले 100 थी, फिर यहाँ से कुछ लोग इसमें आ गए तो ये 119.96 हो गई। ठीक है, 119.96 हो गई। अब कह रहे हैं कि बाद में ये जितने आए थे वो सारे लोग इधर चले गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वापस इधर चले गए तो ये घट के वापस कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो इसका मतलब वापस कितना घटा, तो 19.96 घट गया। कितने पर, तो 119.96 पर, और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो इतना जो है वो परसेंट में चेंज होना चाहिए। इतने से वापस 100 हो गया ना, तो इसका मतलब 19.96 घट गया, 19.96। और ये 119 पॉइंट, ये लगभग आ रहा है आपका 20, और ये 120, तो 1/6 आएगा। और 1/6 जो होता है वो आपका लगभग होता है 1/6 जो होता है वो 16 से 2/3 या 16.66 होता है ना। तो लगभग आंसर जो आपका 16.64 के आसपास है। ठीक है, बी ऑप्शन हो। नेक्स्ट, ए और बी दो जार हैं, एक ए है एक बी है। इनमें दो तरह के लिक्विड है ना, पी और क्यू, दो तरह के लिक्विड का मिक्सचर है। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन या मिक्सचर है। इसमें पी और क्यू का, ए में जो पी और क्यू का रेशियो वो 2 और 19 है, और इसमें 1 और 11। तो यहाँ टोटल हुआ 21 और यहाँ हुआ 12। अब कह रहे हैं कि यहाँ से 7 लीटर लिया ए से, और बी से 4 लीटर लिया गया, और दोनों को मिला दें, तो जो रिजल्ट होगा उसमें पी क्यू का रेशियो क्या होगा। अच्छा, अगर मैं इन दोनों का रेशियो देखूं, इसका और इसका, है ना, तो ये 3 से 7 और ये 4, तो ये 7-4 के रेशियो में मिल रहा है। और क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि 7 और 4 लीटर ही मिलाना, मतलब 7-4 के रेशियो में मिलाना है। तो मैं सीधा ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐड कर दें तो ये 3 आ गया और ये 30 आ गया। इसका मतलब जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें 1 से 10 का रेशियो है। ठीक है, 1:10 होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला, अनामिका और बानी द्वारा एक कार्य को पूरा करने के लिए समय का अनुपात दे रखा आपको, है ना। ए और बी मान लेते हैं, अनामिका और बानी को। तो ये इनके टाइम का रेशियो गिवन अपने को कितना है, 1:3। और कह रहे हैं कि अनामिका बानी से 40 दिन कम समय में काम पूरा करती है। ऑब्वियसली देखो कितना कम हो रहा है, 2। तो 2 की वैल्यू हमको 40 दिन दे रखी है, तो इसका मतलब एक की वैल्यू 20 दिन होनी चाहिए। तो अनामिका इसको 20 दिन में पूरा कर सकती है, और 3 की वैल्यू 60 होनी चाहिए, यानी बानी इसको 60 दिन में पूरा कर सकती है। कह रहे दोनों मिलकर करें तो कितना टाइम लगेगा। देखिए, एक 20 दिन में, दूसरा 60 दिन में, ये हमने पता कर लिया। टोटल वर्क मान लेते हैं 60 यूनिट है, तो इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई, इसकी 1 हो गई, टोटल 4 हो गई। और 4 से अगर 60 यूनिट काम करें तो कितना टाइम लगने वाला है, 15 दिन, है ना। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों मिलकर इसको 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा गिवन है, और टेन एल्फा प्लस कोट एल्फा पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए आप इसको अगर सोल्व करें थोड़ा सा, टेन एल्फा प्लस कोट एल्फा, तो ये आपको लिखना पड़ेगा साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा, क्योंकि उधर साइन और कोस ही दे रखे। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको लिख सकते हैं कोस एल्फा अपॉन साइन एल्फा।
और अगर हम दोनों को एलसीएम में लिखें तो दोनों का एलसीएम आ रहा है कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा, और ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर एल्फा और कोस स्क्वायर एल्फा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो ये 1 हो गया। तो 1 अपॉन साइन एल्फा कोस एल्फा, ये आपको इस तरह से मिलेगा। अब साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा इससे निकाल सकते हैं जो आपको गिवन है ना। क्या गिवन है अपने को? तो हमें गिवन है साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा 2/√3 दे रखा है। इसका मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ दोनों तरफ। तो होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा और प्लस 2 साइन एल्फा कोस एल्फा, और ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, ये 1 हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1 प्लस 2 साइन एल्फा कोस एल्फा, 4/3 हो जाएगा। तो 1 को इधर लाएंगे तो ये 1/3 बचा, फिर 2 से डिवाइड किया 1/6 हो जाएगा ये ना। तो साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा 1/6 है। ये यहाँ पुट कर दें अगर हम 1/6 तो आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, 6। तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला 68 नंबर क्वेश्चन। ए बी सी ने 1,37,500, 1,62,500 और 1,87,500 रुपये निवेश करके एक बिजनेस शुरू किया। ए जो है वो एक्टिव पार्टनर है और उसने उसको टोटल प्रॉफिट का 20% अलाउंस के रूप में मिलता है ना। बाकी जो प्रॉफिट है उसको वो अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। तो टोटल प्रॉफिट गिवन है अपने को 2,19,375 है ना। तो सी का पार्ट कितना होगा प्रॉफिट में, ये पूछा हुआ है। देखिए पहले तो हम ये देखते हैं कि इनका जो रेशियो है वो क्या बनेगा। तो इसने तो इन्वेस्ट किए 1,375,000, इसने इन्वेस्ट किए 1,625,000 और इसने इन्वेस्ट किए 1,87,500। तो इसका अगर हम सिंप्लीफाइड रेशियो लिखें तो ये दो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 25 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 25 इंटू 5 और 5 55 आएगा, और 25 इंटू 6 और 5 65 आएगा, और 25 इंटू 7 और 5 ये 75। फिर आगे और सिंप्लीफाई कर लें इसको तो ये आ गया आपका 11 13 और ये हो गया आपका 15। ये इनके कैपिटल का रेशियो आ रहा है ना। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना है। टोटल प्रॉफिट है आपका 219,375। इसका 25% 20% यानी 1/5। 1/5 किसको मिल जाएगा? ए को। 1/5 ए को दे दिया। बाकी जो बचा यानी इसका कितना बचा? 4/5। ये 4/5 को ए बी सी में उनकी कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देना, और उनकी कैपिटल का रेशियो क्या बन रहा है वो हम देख चुके हैं कितना है, 11 13 और 15। तो टोटल बन रहा है आपका ये 39। कह रहे सी का हिस्सा कितना होगा। तो देखो ये जो इनका 4/5 आएगा वही वैल्यू जो है वो टोटल होनी चाहिए इनका। ठीक है, इनका तीनों का टोटल आना चाहिए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सी का जो हिस्सा होगा वो 39 में से 15 होगा, तो 15/39 होगा। लेकिन ये 15/39 होगा कितने में से? तो ये होगा 2,19,375 के 4/5 में। इसका 15/39 इसको मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व कर दें। ये 3 इंटू 5 हो गया और ये 3 इंटू 13 हो गया, और 13 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 13 इंटू 1 हो जाएगा, और फिर ये 8 यानी 13 इंटू 6 हो गया, फिर 11 8 हो गया, फिर 9 यानी 7 हो गया, फिर 5 हो गया। फिर 5 से इसको कैंसिल आउट, सॉरी 5 से तो इसको ही कर दूँ ना सीधा। 5 से ये 5 कैंसिल आउट, इसको 4 गुना कर दो। 4 इंटू 5 20, 28 2 30, 32 3 35 और 64 और 3 67। तो 67500 है ना। 67500 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ये होता है आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली
दोनों साइड इक्वल होती हैं और ये एंगल 45 डिग्री होता है, ठीक है, ये 90 होता है। इसको बोलते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ए बी सी जो है वो 90 है, तो ये बी पॉइंट पे 90 है, और ये ए मान लो, ये सी मान, ठीक है। ए बी दे रखा है 12, अब ये अगर 12 है तो ये 12 होता है, और ये 12 अंडर रूट 2 आ जाता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो या डायरेक्ट याद भी रखना होता है। कह रहा है इसके अंदर अगर वृत्त बनाए और इसके परिगत वृत्त बनाए तो दोनों की जो रेडियस होगी उसका क्या रेशो होगा, ठीक है। इसके अंदर अगर हम सर्कल बनाए, इन सर्कल बनाए इसका, या अंतःवृत्त बनाए, तो समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बोल देते हैं, और इसके बाहर एक सर्कल बनाए इस तरह से, ठीक है, तो इसकी रेडियस को मैं कैपिटल आर बोल देता हूँ। हमें पता है कि इन रेडियस जो होती है वो इन दोनों का सम माइनस ये और अपॉन में 2, यानी बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस बाई 2, ये ध्यान रखना। लंब माइनस कर्ण बट्टे 2, ये होती है इन रेडियस। और जो बाह्य वृत्त की या परिगत वृत्त की त्रिज्या होती है, मैं बाह्य नहीं कह सकते, परिवर्ती बोलेंगे इसको, ठीक है, जो सरकम सर्कल होता है या उसकी रेडियस, सरकम रेडियस जो होती है वो होती है कर्ण का आधा, हाइपोटेनस का हाफ, h/2 है ना। तो अगर इन दोनों से ये निकाला तो देखो ये आ जाएगा 12 + 12 - 12 अंडर रूट 2/2, ठीक है, और ये आ जाएगी 12 अंडर रूट 2/2, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। 12 कॉमन लेके काट देंगे तो ये 2 - अंडर रूट 2 बचेगा, और ये अंडर रूट 2, ठीक है। आगे कर रखा है क्या, नहीं, बस इतना ही किया हुआ है ना, बी ऑप्शन है, नहीं तो आगे अंडर रूट 2 भी कॉमन लेके काट काट सकते हैं, लेकिन इतना ही दे रखा है तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, एक स्कूल में कक्षा 10 के 3 सेक्शन है क्लास 10 में, और उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 3 5, तो मान लो कि ये है अपना 3 सेक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 है, ये 5 है, ये 8 है, इनका रेशियो। के बाद में इसमें 15 बढ़े, 15 बढ़े, इसमें 30 बढ़े, और इसमें 15 बढ़े, तो जो नया रेशियो हो गया वो 4 7 9 हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम ऐसे क्वेश्चंस में पहले डिफरेंस देखते हैं ना रेशियो का, यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का है, और यहाँ 1 का है। तो अगर मैं 1 रेशियो की वैल्यू 15 मानूं तो 2 की वैल्यू 30 आ रही है, यहाँ भी 1 की वैल्यू 15 आ रही है, ये पूरा जो है वो सही जा रहा है बिल्कुल, है ना। तो अपने को कुछ भी नहीं करना है, 1 रेशियो की वैल्यू 15 रखनी है, और हमें कह रहा है कि प्रवेश से पहले टोटल कितने थे, तो 8 5 13, 13 और 3 16, 16 की वैल्यू बतानी है, तो 16 की वैल्यू हो जाएगी 15 × 16 यानी 240। तो नए एडमिशन से पहले टोटल कितने स्टूडेंट थे, 240 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है मान लीजिए, इसकी जो चौड़ाई है यानी ब्रेड्थ है वो एक सर्कल की रेडियस, एक सर्कल और दे रखा है, ये एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस का 4/5, सर्कल की रेडियस ये है, ठीक है। और जो सर्कल की रेडियस है वो एक स्क्वायर की रेडियस का, ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड का है ना, भुजा का 1/5 है, इसकी साइड ए मान ले, ठीक है। और इसका एरिया हमें गिवन है कितना, 625। तो देखो स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, है ना, भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, ये 625 है, तो इसका मतलब ए आ गया 25, तो ए की वैल्यू 25 आ गई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर जो है वो ए का 1/5 है, तो अगर मैं आर निकालूं तो 25 का 1/5 यानी 5 आ गया, तो आर की वैल्यू 5 आ गई। और बी जो है वो बोल रहा है कि बी 4/5 है, किसका, आर का, तो बी हो जाएगा 4/5 इंटू आर कितनी आई 5, तो बी 4 आ जाएगी, तो बी की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी लेंथ, जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ कितनी है, ये 4 आ गई, और इसकी लेंथ 20 है ना, तो इसका एरिया कितना होगा रेक्टेंगल का, तो एरिया हो जाएगा आपका 20 × 4 यानी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर होगा आपका इसमें डी ऑप्शन, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है इसकी वैल्यू बतानी है। देखो एक तो आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, आप ए बी सी को 1 कर दें, अगर मान लो तीनों को, ए को भी, बी को भी और सी को भी 1 कर दें अगर, तो यहाँ 1 1 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आएगा, y भी 2 आएगा और z भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तीनों 2 2 आ जाएंगे यहाँ रखने पर। तो अगर यहाँ पे हम 2 2 रखें इनकी वैल्यू, तो ये 1/2 यानी ये 2 + 1 और ये भी 2 + 1, वाई जेड की वाई और जेड दोनों को यही रख देंगे, है ना, तीनों को ही रख देंगे। ये 1/3 1/3 1/3, तो ये 3/3 हो जाएगा, यानी 1 आएगा। और बाहर आ रहा है 1/9, तो इसका 1/9 और बाहर लगा देंगे। ठीक है, इधर 1/9 आ रहा है, तो आंसर जो होगा वो 1/9 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया वैल्यू पुटिंग। आप ऐसे सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए बी सी को 1 मान लो तो एक्स वाई जेड 2 2 आ जाएंगे ना, तो आप वैल्यू रख देंगे तो ये सारे आंसर आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट, अगर हम इसको पूरा सोल्व करना चाहें तो सिंपल है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हमें जो वैल्यू पता है वो ए एक्स की पता है, बी वाई दे रखा है और सी जेड दे रखा है। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ ए एक्स बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, देखो ये 1/9 तो बाहर रख देते हैं, मैं यहाँ इस टर्म को ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड करता हूँ ना, तो इसको ए और ए एक्स प्लस ए लिख सकते हैं ऐसे, ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसको बी से मल्टीप्लाई और बी से डिवाइड कर दिया ऐसे। ठीक है, और इसको सी से मल्टीप्लाई और सी से डिवाइड कर दिया। अब ए एक्स की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं वहां से, देखो ए एक्स किसके इक्वल है, बी प्लस सी के, तो इसकी जगह बी प्लस सी रख दिया। बी वाई किसके बराबर है, तो बी वाई है सी प्लस ए के इक्वल। ठीक है, और सी जेड किसके इक्वल है वहां से देखो, तो ये सी जेड इक्वल है ए प्लस बी। अगर आप इन तीनों टर्म को ध्यान से देखें तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों के अपोन में आ रहा है ना, इसका मतलब एलसीएम ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, और ऊपर तीनों डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, है ना, तो ये बनेगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये 1 हो गया क्या, 1/9। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन होगा। ठीक है, सी ऑप्शन करना आंसर। नेक्स्ट, tan a प्लस सेक ए के दे रखा है, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सेक ए प्लस tan a, अगर ये के इक्वल है तो सेक ए माइनस tan a को हम क्या लिखते हैं, इसका इन्वर्स। ये दोनों इन्वर्स होते हैं, है ना, ये हमें डायरेक्ट पता होता है, तो हम सीधा ये ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो 2 सेक ए बराबर आ जाता है के प्लस 1/k। इसका एलसीएम लेके और मैं सेक ए बराबर लिखूं तो ये हो गया के स्क्वायर प्लस 1/2k, ये ऐसे बन रहा है। अब सेक जो होता है वो होता है कर्ण यानी हाइपोटेनस, या कर्ण बट्टे बेस यानी आधार, कर्ण बट्टे आधार होता है। ठीक है, तो अगर मैं मान लो एक ट्रायंगल बना दूं, इसमें ये ट्रायंगल है और इसमें ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ या ए मान लेता हूँ, ए दे रखा है ना, तो ए मान लेता हूँ, तो ये ए एंगल ये है। अब इसमें हाइपोटेनस या कर्ण ये होगा और बेस ये होगा, आधार ये होगा, तो ये क्या आता है, ये के स्क्वायर माइनस 1 आता है। कैसे, तो हमें ये ट्रिपलेट याद रखना होता है कि के स्क्वायर माइनस 1, 2k और के स्क्वायर प्लस 1, ये हमेशा क्या बनाते हैं, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट याद बनाते हैं। ठीक है, तो अगर ये 2 मिल गए तो तीसरा अपने आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए होता है लंब बट्टे कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, तो परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया, इसका मतलब के स्क्वायर माइनस 1/k² प्लस, ये इसका आंसर होगा। तो के स्क्वायर माइनस 1/k² प्लस 1 डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ जी, एक आपको ग्राफ दे रखा है और इस ग्राफ में एक तो टेबल दे रखी है जिसमें रेशियो दिया हुआ ए और बी का, टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट 60,000 दे रखे हैं और ये हर मंथ में कितने % है वो दे रखा है। ठीक है, टोटल 6 मंथ का दे रखा है। तो ये कह रहा है कि दार्जिलिंग में ए और बी 2 देश हैं, उनसे कुछ टूरिस्ट आते हैं, तो किसी साल के पहले 6 महीने में जो आए टूरिस्ट हैं उनका परसेंटेज में तो यहाँ दे रखा है,
और ए से कितने हैं और बी से कितने हैं हर महीने में, वो इसमें रेशो में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब कह रहे हैं मार्च और अप्रैल के दौरान ए से आने वाले पर्यटकों का अनुपात कितना है, यानी कंट्री ए से आने वाले जो मार्च में आए हैं और जो अप्रैल में आए उनका रेशियो बताना है। ठीक है, तो देखो ए से पहले टोटल देखो, टोटल 60,000 है, 60,000 में से ए में कितने, सॉरी कौन से में, ए से आने वाले बताने, पहले मार्च में देखते हैं ना, मार्च में हम केवल ए से चेक कर रहे हैं ना, मार्च में कितने आए और अप्रैल में कितने आए। ठीक है, बस ये दो चेक करने। तो टोटल कितने हैं 60,000, उसमें से मार्च में कितने आए दोनों देशों से मिलाकर, मार्च में आई 20%, तो इसका 20%, लेकिन 20% दोनों से आए हैं मार्च में, है ना, उसमें से ए का कितना है, तो देखो अगर दोनों से 5 आ रहे हैं तो उसमें से ए 3 है, तो इसका मतलब इसका 3/5 जो है वो ए से आए। ऐसे अप्रैल में टोटल 60,000 में से कितने आए हैं, अप्रैल में 25% आए हैं, और अप्रैल में दोनों देशों से टोटल रेशो बन रहा है 15, दोनों का सम 15, 15 में से ए में 8 है ना, तो 8/15 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से 60,000 हट जाएगा और परसेंटेज भी हट जाएगा, 5 से ये 3 हो जाएगा, और ये 5 × 4 और ये 5 × 5, और इसको अगर हम 4 से इधर कैंसिल आउट कर दें 2, तो ये 3 उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये 5 × 2 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 9:10 आ जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक लोहे का एक रोलर है बेलनाकार, ये लोहे का एक रोलर है, और ये जो है ना, ये मतलब ये आप कह सकते हैं कि होलो है या फिर ये खोखला बेलन है, ऐसे दिया खोखला बेलन है। ठीक है, सिलेंडर, होलो सिलेंडर है ये, तो ये तरीके से आप बना सकते हैं, है ना। अब कह रहे हैं कि इसकी जो इंटरनल रेडियस है, जो इसकी आंतरिक त्रिज्या है, इसकी लेंथ दे रखी है एक तो, है ना, ये 1.2 मीटर दे रखी है, तो हम इसको अगर सेंटीमीटर में लिखें तो 120 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये तो इसकी लेंथ है, इसको हम एच लिखते हैं, एच। ठीक है, और इसकी इंटरनल रेडियस जो इन रेडियस है ना, अंदर वाली जो रेडियस है ये वाली स्मॉल आर, वो दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर, अंदर वाली रेडियस 24 सेंटीमीटर है, और इसकी जो सीट है ये वाली, है ना, ये आगे वाली जो ये है ये 24 है, तो बाहर तक की रेडियस कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी हो गई, 24 15 यानी 39 हो जाएगी, 39 सेंटीमीटर हो गई। तो बाहर की रेडियस 39 और अंदर वाली 24। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये जो लोहा इसमें लगा है बीच में, है ना, इसका वजन बताइए। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का वजन जो है वो 8 ग्राम है, और ऑप्शन पाई की फॉर्म में है, तो मतलब पाई की वैल्यू हमें रखनी नहीं है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जो बीच वाली जो इसके लोहे की जो परत है उसका वॉल्यूम, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ये इसका तरीका होता है। पाई हमें एज इट इज रखना है, और 39 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इंटू 120, ये इतने सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम है, तो अगर 1 सेंटीमीटर का 8 है, तो इसका मतलब इस पूरे सेंटीमीटर क्यूब का निकालना है, तो इसको 8 से गुणा कर देंगे, तो ये पूरे का वजन हो, और ये आएगा ग्राम, क्योंकि वो ग्राम, तो इसको किलो में बदलेंगे तो क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ताकि ये किलो में बदल दे। यही कर देता हूँ मैं सारे, है ना, इसको आप छोड़ सकते हैं, यहीं पे इसको हम चेक कर सकते हैं। तो ये अब किलोग्राम में आएगा, जो आंसर आएगा ये वाला, ये किलोग्राम में होगा। तो आप इसको सोल्व कर लें, और एक जीरो तो ये हटा ही सकते हैं, बाकी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको देखिए 8 इंटू ये 39 प्लस 24 करेंगे, है ना, तो 63 आएगा, और 39 माइनस 24 करेंगे तो ये 15 आएगा, इंटू 12, और अपॉन में 100 पाई, कितना आएगा ये, तो मल्टीप्लाई कर देते, 15 × 12 180 होता है, तो क्या आ जाएगा आपका 8 × 63 × 180 का जीरो हटा देता हूँ मैं ना, और अपॉन में केवल 10 रख देता हूँ। ठीक है,
अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18 इंटू 3 54 हो जाएगा, और 108 और 5 113 हो जाएगा, और ये इंटू 8 और 5/10। इसको फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 4 32 हो गया, और 24 और 3 27 हो जाएगा, और 88 और 2 90 हो जाएगा। तो ये 907.2 पाई आ जाएगा, ठीक है, 907.2 पाई, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। हालांकि पूरा कैलकुलेट करना इतना ज़रूरी भी नहीं होता है, आप ऑलमोस्ट चेक करेंगे तो 900 आएगा लगभग, इसको 60 लेके चेक करेंगे, ये 900 के आसपास आएगा, ठीक है, उससे थोड़ा कम आएगा, तो इसका मतलब उससे ज़्यादा जाना है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन देखें तो इसको 63 जो है उसको आप 60 लेके एक बार करके देख लें, लेकिन क्योंकि आप इसको नंबर कम करेंगे तो ये 900 से कम जाएगा, इसका मतलब आंसर 900 से ज़्यादा जाने वाला है, ठीक है। तो आप वैसे ऑप्शन चेक कर सकते हैं, लेकिन पूरा करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना जो पेपर था आपका संडे का, उसके मैथ पार्ट का सॉल्यूशन था, थोड़ा सा मॉडरेट सा था, मतलब लेवल जो है, तो मतलब ऐसा है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हैं, और अगर आप थोड़ा सा कम तैयारी करके पढ़ रहे हैं तो 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको दिक्कत कर सकते हैं, तो आप थोड़ा और अपनी प्रिपरेशन जो बढ़ाइए, उम्मीद है अगले टेस्ट में आपके मार्क्स जो है वो से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।